हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में समाज शास्त्र, भारतीय समाज एवं संस्कृति पर हमारा ये टॉपिक चल रहा था। 3 लेक्चर इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है दोस्तों, जिसमें हम बात करेंगे विशेषकर वर्ण व्यवस्था पर। प्राचीन भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था पर हमारा डिस्कशन होगा, जिसमें वर्ण व्यवस्था क्या अर्थ, उसकी विशेषता और उसके कर्तव्यों को जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि दोस्तों ये पहले भी आपने पढ़ा होगा और पढ़ते ही इस कंसेप्ट में कुछ समझ आया होगा और कुछ जो है डिफिकल्टीज रही होगी, कुछ कंफ्यूजन भी होती है। कई सब जो है ऐसे शब्दावलियां हैं या टर्मिनोलॉजी है इसमें, क्योंकि ये प्राचीन भारतीय इतिहास का ही एक भाग है। इस कारण से प्राचीन भारतीय इतिहास मतलब क्या, कि प्राचीन भारत का जो इतिहास रहा है या प्राचीन भारत में जो संस्कृति थी उसका हिस्सा रहा है ये वर्ण व्यवस्था। इस कारण से इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आसानी से समझ नहीं आती है। तो दोस्तों वो दुविधा आज हमारी समाप्त होने जा रही है। आज हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करेंगे दोस्तों। उससे पहले सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा, वो सिर्फ इतना बताने के लिए कि जो भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ मिलकर के, वो दोस्तों जल्दी से प्रज्ञान हिंदी जीके वाले चैनल पर आ जाइए। प्रज्ञान हिंदी जीके ये भी एक यूट्यूब चैनल ही है जो कि एकदम फ्री ऑल क्लासेस प्रोवाइड हम कर रहे हैं। मेरे द्वारा ही यहाँ पर 10 सब्जेक्ट होने वाले हैं, वो जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले। अगर आप यूपीएससी, पीएससी या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जल्दी से आ जाइए। चलिए शुरू करेंगे दोस्तों आज का सेशन। इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट यूनिट के तीसरे नंबर के टॉपिक पर, जिसमें हम आज वर्ण व्यवस्था को देखने वाले हैं। और वर्ण व्यवस्था के तुरंत बाद जरा देख लीजिए इसको, वर्ण व्यवस्था पर आज हम बात करेंगे। उसके बाद में फिर आश्रम व्यवस्था आ जाएगी दोस्तों, फिर पुरुषार्थ, ऋण, यज्ञ, संस्कार और कर्म सिद्धांत। इस प्रकार से ये जो तीसरा टॉपिक है हमारा थोड़ा लंबा चलने वाला है। कुछ 4 से 5 क्लासेस कम से कम इसके अंदर ही आने वाली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पूरे विस्तार से पढ़ते हैं। चाहता तो एक ही लेक्चर में इन सबको भी मैं खत्म कर सकता था, लेकिन उद्देश्य मेरा आप लोगों को इस प्रकार समझाना है कि आपकी स्टडी बस यही कंप्लीट हो जाए, है ना। इसी लेक्चर के साथ में जिस टॉपिक का आपने लेक्चर देख लिया उस टॉपिक को दोबारा कहीं और जाने की आपको जरूरत ना पड़े, कंप्लीट आपको समझ आना चाहिए। चलिए सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक का पूरा सारांश क्या है, आज का हमारा इस लेक्चर का सारांश क्या है, अर्थात क्या क्या हमें इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो हम इसमें देखेंगे दोस्तों वर्ण व्यवस्था के 3 स्वरूपों को, अर्थात कि वर्ण व्यवस्था का अर्थ समझेंगे, विशेषता और उसके कर्तव्यों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो तीनों को एक एक करके समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था से आशय। वर्ण व्यवस्था का अर्थ क्या होती है वर्ण व्यवस्था, तो उसको हम दोस्तों इस प्रकार समझ सकते हैं। अपनी भाषा में अगर मैं बताऊं आपको, तो हम देखिए व्यवहारिक रूप से ऐसे समझ सकते हैं कि प्राचीन भारत में, अर्थात काफी पुराने समय में, जब वैदिक काल था भारत में, अर्थात जब वेदों की रचना हुई थी, है ना, तो सबसे पहला वेद कौन सा था हमारा? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के समय में ही इस वर्ण व्यवस्था का जो है आरंभ हुआ था, वर्ण व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि भारत की पूरी समाज को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया था। अब 4 वर्गों में विभाजित करने का विशेष उद्देश्य क्या था इस व्यवस्था का, कि इसलिए समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया था ताकि जो कार्य हैं वो कार्य अलग अलग डिवाइड हो जाए और प्रत्येक वर्ग अपना अपना कार्य कर सके, कोई किसी के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। जब ये वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ था तो उस समय जो कार्य थे करने के, उन कार्यों में कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी कि ये कार्य अच्छा है या ये कार्य बुरा है ना, ऐसा कुछ नहीं था। सभी कार्य एक जैसी प्रकृति के थे, चाहे वो पूजा पाठ करवाना हो, चाहे गंदे नाले साफ करना हो, सारे कार्य एक समान थे। ठीक है, किसी कार्य में कोई भेदभाव नहीं होता था। ये भेदभाव की प्रथा दोस्तों आगे चल करके बढ़ती गई, और वो कब बढ़ी? जब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। जन्म पर आधारित मतलब क्या हुआ? अब यहाँ नई कंफ्यूजन आ गई।
देखिए, वर्ण व्यवस्था जब स्टार्ट हुई थी, जब शुरू हुई थी, जब ऋग्वेद में हमें इसकी जानकारी मिली थी, तो उस समय ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। किस पर? कर्म पर। अर्थात ये कि चाहे बच्चा किसी भी घर में जन्म ले रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा होने के बाद वो कौन सा कार्य करता है, किस कार्य में रुचि रखता है, उस कार्य में रुचि रखने के कारण ही या उस कार्य में रुचि रखने से ही उसका वर्ण निर्धारित होता था। अगर वो बच्चा पूजा पाठ करने में ज्यादा इंटरेस्टिंग है तो उसे ब्राह्मण या ब्राह्मण वर्ग में डाल दिया जाता था। कि अगर वो बालक वीरता पूर्वक लड़ाई दंगे करने में है ना रुचि रखता है तो उसे जो है क्षत्रिय धर्म में क्षत्रिय वर्ग में डाल दिया जाता था। या फिर वो कोई व्यापार में इंटरेस्ट रखता है तो उसे वैश्य धर्म में डाल दिया जाता, वैश्य वर्ग में डाल दिया जाता था। और वहीं अगर उसे सेवा भाव करने में ज्यादा रुचि है तो फिर उसे जो है शूद्र वर्ग में डाल दिया जाता था। लेकिन ये प्रथा ज्यादा समय नहीं चल पाई। आगे चल के कुछ परिस्थितियां बदली, समाज की जो संस्थाएं थी उन्होंने नया रूप धारण किया, अर्थात जटिल रूप धारण किया। जटिल रूप धारण करते हुए समाज में कई जैसे महिलाओं का स्तर नीचे गिरने लगा, सामाजिक व्यवस्थाएं जटिल होने लगी। इनके साथ ही साथ में हुआ क्या कि जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी कर्म के आधार पर वो अब जन्म पर आधारित होने लगी। अर्थात ये कि जैसे जो पिता जिस वर्ण का होगा, अगर पिता ब्राह्मण होगा तो उसके आने वाले कुल में जितने भी बच्चे जन्म लेंगे वो सब के सब ब्राह्मण वर्ग के ही या ब्राह्मण वर्ण के ही कहलाएंगे। अगर वो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुआ है या वैश्य में हुआ या शूद्र में हुआ है तो वो उसी वर्ण का कहलाएगा। आगे चल करके वो वर्ण अपना वर्ण बदल नहीं सकता। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्ण व्यवस्था। बाकी स्लाइड आप पढ़ करके इसको और अच्छे से मतलब थ्योरेटिकली रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, ये इसका व्यवहारिक पक्ष था। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो इस वर्ण व्यवस्था की विशेषता को हम 5 बिंदुओं के माध्यम से समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। जिसमें प्रथम श्रम विभाजन पर आधारित, जब पहली बार आई थी तो श्रम विभाजन अर्थात कर्म पर आधारित होकर के अर्थात श्रम विभाजन पर आधारित थी ये। दूसरी बात करें तो गुण और स्वभाव पर आधारित थी, है ना। अंदर चल के बहुत डिटेल में समझने वाले, एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से हम क्लियर करेंगे। इसके बाद अधिकारों का निश्चित विभाजन था, व्यवसाय का पहले से ही निर्धारण था, कर्म के सिद्धांत पर या पुनर्जन्म की धारणा को ये जोर देता था। चलिए तो किस प्रकार से इनको समझा जा सकता है, तो आइए कुछ साधारण तरीके से व्यवहारिक रूप से इनको समझने का प्रयास करते हैं। बस आपको करना यह है कि क्लास को एकदम शांत स्वभाव में अर्थात शांत रूप से बैठ करके सिर्फ देखना है, सुनना है। कैसे समझाना है, कितना समझाना है, कैसे आपके दिमाग के अंदर इन पॉइंटों को डालना है, ये मेरे ऊपर है और आपको का ध्यान आकर्षित करना भी मेरा कार्य है। आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों इसको सुनने पर ध्यान दें, सिर्फ सुने, है ना। अकेले बैठे एकांत में, क्योंकि स्टडी हमेशा एकांत में ही होती है। चलिए बात करेंगे सबसे पहले पहली विशेषता की कि ये श्रम विभाजन पर आधारित थी। कौन? वर्ण व्यवस्था। जैसा कि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि जब पहली बार ऋग्वेद से हमें इसकी जानकारी मिलती है वर्ण व्यवस्था की, तब हमें देखने को मिलता है कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित नहीं थी बल्कि कर्म पर आधारित थी, कर्म विभाजन पर आधारित थी। अर्थात कि जो इंसान, जो मनुष्य जिस कार्य को करने में रुचि रखता था वो उसी वर्ण में चला जाता था। ठीक है, तो आइए इसका जो है थ्योरेटिकल पार्ट भी हम समझते हुए चलते हैं, जिससे कि आप जब नोट्स को पढ़ेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। वर्ण व्यवस्था मूल रूप से श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, श्रम विभाजन पर, याद रखिए इसी दो चीज में ही यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है, श्रम विभाजन और जन्म पर आधारित, श्रम विभाजन के सिद्धांत पर आधारित और जन्म के सिद्धांत पर आधारित। तो श्रम विभाजन का सिद्धांत मतलब ये कि व्यक्ति को जिस कार्य को करने की रुचि, जैसे मान लीजिए ना कि मान लेते हैं कि पिता शूद्र है, ठीक है। अब उस शूद्र के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। अब उस बच्चे को जो है पूजा पाठ में बड़ा इंटरेस्ट है, बहुत रुचि है। तो अगर ये वर्ण व्यवस्था कर्म के सिद्धांत पर आधारित होगी तो क्या होगा, वो जो शूद्र के घर में बालक जन्मा है जिसे
पूजा पाठ करने में रुचि है, तो वो अब जब बड़ा होगा तो बड़ा होने के बाद में वो क्या होगा, ब्राह्मण वर्ण का बन जाएगा, अर्थात ब्राह्मण वर्ण को धारण कर लेगा, है ना। लेकिन अगर वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होगी तो क्या होगा, वो बालक जो शूद्र के घर में पैदा हुआ है वो आजीवन शूद्र ही रहेगा। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस होता है दोनों के सिद्धांतों के मध्य में। क्लियर हुआ है ना। तो अब आगे इसके आगे देखिए, प्रत्येक वर्ण के कार्यों को इस प्रकार निर्धारित किया गया था कि समाज की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। भाई समाज को 4 भागों में क्यों बांटा गया था, तो बांटने के पीछे उद्देश्य यही था कि समाज के जितने भी कार्य हैं, जितनी आवश्यकता है वो सारी पूरी हो सके, सब अपने अपने कार्यों को लगनशीलता के साथ में करे, किसी के कार्य में कोई हस्तक्षेप ना करे। ठीक है, तो इसलिए इनको 4 वर्गों में बांटा गया था। और प्रत्येक वर्ण मतलब सभी वर्ण अपने अपने दायित्व का पालन करते हुए समाज की प्रगति में सहयोग प्रदान करे, ये विशेष उद्देश्य था वर्ण व्यवस्था का। ठीक है, हालांकि देखिए वर्ण जितनी भी व्यवस्थाएं आती है ना, जितनी व्यवस्थाएं आती है वो एक अच्छी नियत के साथ में आती है ताकि समाज में विकास हो सके। लेकिन कौन सी प्रथा, कौन सी या कहें कि कौन सा नियम, कौन सा रूप आगे चल के कौन सा रूप धारण कर ले, ये पहले नहीं कहा जा सकता। जैसे वर्ण व्यवस्था जब आई थी तो भारतीय समाज के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी इसने, लेकिन आगे चल के भारतीय समाज के लिए अभिशाप भी यही बनी थी। कैसे कि इस वर्ण व्यवस्था ने आगे चल कर के और ब्राह्मण जो वर्ग था उस वर्ग को चरम पर बिठा दिया और शूद्रों को इतना नीचे गिरा दिया, शूद्र वर्ण जो था उसको इतना नीचे गिरा दिया कि वर्तमान में तक उनसे आज भी कहीं कहीं क्षेत्रों में उनसे घृणा करते हुए लोग पाए जाते हैं, है ना। तो ये इसका अभिशाप के रूप में भी रही है वर्ण व्यवस्था। ठीक है ना। चलिए इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे गुण और स्वभाव पर आधारित। तो किस प्रकार से ये गुण और स्वभाव पर आधारित थे, तो जरा आइए एक बार स्लाइड को पढ़ते हैं। स्लाइड को पढ़ने से ये पूरा हमारा मैटर क्लियर हो जाएगा। हालांकि कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित मानते हैं। क्या कहा मैंने कि कुछ लोग जन्म पर आधारित मानते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से हमें पता चलता है कि इस व्यवस्था का जो आधार था वो व्यक्ति के गुण और स्वभाव था। व्यक्ति के गुण और स्वभाव का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति जिस कार्य में रुचि रखता है वो उस वर्ण को धारण कर लेगा। इसे को ही हमने कहा था कर्म के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है ना। तो कुछ लोग मानते हैं कि जन्म के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि ये जो सिद्धांत था, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित थी। ठीक है, धीरे धीरे इस व्यवस्था में कठोरता आती गई और आगे चल के ये जन्म का महत्व इसमें बढ़ गया। इसी कारण से इसे जन्म आधारित व्यवस्था कहा जाने लगा। ठीक है, अर्थात दूषित बाद में हुई है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें अधिकारों का निश्चित विभाजन। अरे भाई, जब 4 समाज के सभी वर्गों को जब 4 वर्गों में अलग अलग डिवाइड कर दिया, चारों वर्गों के अपने अपने काम समझा दिए कि आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है, आपका ये कार्य है। इस प्रकार से सभी को अपने अपने कार्य दे दिए, सभी को अधिकार दे दिए, सभी को कर्तव्य दे दिए। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, एकदम स्पष्ट विभाजन हो गया। किसका? अधिकारों का, कार्यों का और कर्तव्यों का, सभी का स्पष्ट विभाजन हो गया। इसीलिए कहा यहाँ पर कि ये जो वर्ण व्यवस्था आई थी इसने सभी व्यक्तियों के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन कर दिया था। क्या कर दिया था? स्पष्ट विभाजन कर दिया था। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों स्लाइड भी पढ़ लीजिए। सभी वर्णों की भिन्न भिन्न सभी शक्तियां, देखिए स्लाइड पर आ जाइए। इस स्लाइड पढ़वाने का उद्देश्य मेरा क्या है कि इस लैंग्वेज को चाहे तो बहुत ज्यादा इजी कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, लेकिन नहीं लिखने का कारण ये है कि दोस्तों अगर मैंने इजी लैंग्वेज यहाँ पर यूज करना प्रारंभ कर दिया काय पे पीपीटी पर, स्लाइड पर, तो आपकी हैबिट खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, आपको ये शब्दावलियां कभी याद नहीं होगी और फिर ये शब्दावलियां आगे चलकर आपको बहुत परेशान करने वाली है। ठीक है ना। तो सभी वर्णों की भिन्न भिन्न शक्तियां और अधिकार रहे हैं। हालांकि शक्ति और अधिकार की दृष्टि से ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊपर रही है, परंतु अन्य वर्णों को भी समाज में जो है महत्व दिया गया है। ठीक है, सभी वर्णों को समाज रूपी शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में मान्यता प्राप्त सभी के कार्यों को सामाजिक दृष्टि से बहुत उपयोगी माना गया है। तो कुल मिलाकर के ये कि सभी के अधिकारों को यहाँ पर महत्व दिया गया है, सभी के कार्यों को महत्व दिया गया है। हालांकि वर्णों के अंतर्गत समाज में ब्राह्मण वर्ण की स्थिति सबसे ऊपर है, लेकिन फिर भी जो अन्य 3 वर्ण है उनको भी महत्व दिया गया है।
क्लियर हो दोस्तों? ये स्लाइड पढ़िए, मैं 2 मिनट में पानी लेकर आता हूँ, पानी लेकर आता हूँ दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, कमेंट क्या बोल रहे हैं साहब, रोशन साहब? अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ी दोस्तों, एग्जाम चल रहे हैं आप लोगों के, तो क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांग रहे हो यार? रोशन कुमार साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि सर पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे सेशन लाइए। चलिए ठीक है, आप लोगों की डिमांड ही है दोस्तों, जो आप मांगते हैं वो भी देना ही पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 है व्यवसाय का पूर्व निर्धारण। तो वर्ण व्यवस्था चूंकि आई इसीलिए थी, तो सबसे बड़ा कोई कार्य था, सबसे बड़ा उद्देश्य था, तो वो इसी के लिए था। किसके लिए? व्यवसाय का निर्धारण करने के लिए, कि किस वर्ण को कौन से कार्य करने होंगे उसका निर्धारण करने के लिए, ताकि सभी कार्यों को अलग अलग वर्ग में विभाजित कर दिया जाए, जिससे कि सभी स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनका इस्तेमाल कर सके और अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म की धारणा पर जोर। अब जरा इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों, इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म की धारणा पर जोर। तो आइए इसमें, व्यक्ति अपनी अपनी सामाजिक स्थिति से संतुष्ट रहे। व्यक्ति अपनी अपनी जो सामाजिक स्थिति है, प्रत्येक वर्ण की जो सामाजिक स्थिति है उससे संतुष्ट रहे और अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे। इसके लिए इस व्यवस्था को कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म की धारणा के साथ जोड़ दिया गया था। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि जो वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है, इसे जन्म के सिद्धांत के रूप में क्यों जोड़ा, या कर्म के सिद्धांत के रूप में और पुनर्जन्म के सिद्धांत के साथ में क्यों जोड़ा? जोड़ने का कारण यही था कि व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहे, अपने सामाजिक कार्य को लग्नता के साथ करता रहे। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है इसी में वर्ण व्यवस्था और उसके माफ करना, वर्ण और उनके कर्तव्य। किन किन वर्णों में डिवाइड किया गया था भारतीय समाज को? अभी तक तो हम ये देखते आए कि हाँ, भारतीय समाज को 4 वर्णों में, 4 वर्गों में तोड़ा था, 4 वर्गों में विभाजित किया था। तो वो 4 वर्ग है कौन कौन से? चला आइए एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये सामने डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, ये 4 वर्ण है, ये 4 वर्ण है, जिसे पूरी समाज को इन 4 वर्णों में विभाजित कर दिया था हमारी आने वाली प्राचीन समय में जो आई थी वर्ण व्यवस्था थे। ठीक, इनमें सबसे पहले नंबर पर ब्राह्मण वर्ण आता है, सेकेंड नंबर पर क्षत्रिय वर्ण आता है, थर्ड नंबर पर वैश्य और चौथे नंबर पर आता है आपका शूद्र वर्ण। ठीक है, इन 4 वर्णों में विभाजित किया गया था पूरी भारतीय समाज को। लेकिन जब ये आई थी ये व्यवस्था, उस समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि इनमें से कौन सा वर्ण ऊपर है और कौन सा वर्ण नीचे है। किसी में कोई भेदभाव नहीं था, कोई किसी से कम नहीं था, कोई किसी से ज्यादा नहीं था। लेकिन ये व्यवस्था जब से आगे चलती रही, व्यक्तियों ने अपने स्वार्थ के लिए इसको अपने अनुसार मोड़ना चालू कर दिया। जैसे जैसे सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्थाएं कठोर होती गई, वैसे वैसे वर्ण व्यवस्था में भी परिवर्तन आते गए और ये कठोर होती चली गई। वहीं ये कर्म के सिद्धांत की पटरी से उतर के और जन्म के सिद्धांत पर आ टिकी। और जैसे ही जन्म के सिद्धांत पर आई तो दोस्तों इसने कई लोगों का जीवन छीन लिया, कई लोगों को जीना मत जीना उनका दुश्वार कर दिया। उनको ये मान लीजिए कि उनका पूरा एक जीवन जो है ना नर्क समान बना दिया था, विशेष करके चौथे वर्ण की जिसमें शूद्र आते थे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके दोस्तों इनको समझते हुए चलते हैं कि कौन से वर्ण को शॉर्ट में देखेंगे, ज्यादा विशेष एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि डिटेल में तो ये हमें भारतीय संस्कृति में पढ़ने को मिलेगा या भारत के प्राचीन इतिहास में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम भारतीय समाज को समझ रहे हैं ना, क्योंकि समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो भारतीय समाज को समझने के लिए शॉर्ट में एकदम
काफी है। ठीक है, तो चारों वर्ण में, चार वर्ण में सबसे पहला वर्ण जो हमने देखा था ब्राह्मण, ब्राह्मण वर्ण। तो हिंदू समाज की व्यवसाय आधारित इस व्यवस्था में इनके लिए कौन कौन से कार्य निर्धारित किए गए थे दोस्तों? तो शिक्षा, शिक्षा देना। देखिए इनके लिए अर्थात ब्राह्मण वर्ण के लिए जो कार्य दिया गया था, कर्तव्य था इनका, कौन कौन से 6 कर्तव्य थे इनके, ब्राह्मण वर्ण के 6 कर्तव्य थे। 6 कौन कौन से? एक शिक्षा, अध्ययन करना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना देना, है ना। इस प्रकार से ये 5-6 कुछ जो है इनके कर्तव्य हुआ करते थे। वहीं क्षत्रिय वर्ण के अगर कर्तव्य, क्षत्रिय वर्ण के कार्यों की अगर बात करें तो दोस्तों क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था का दूसरा सोपान कौन है? क्षत्रिय वर्ण था। क्षत्रिय अर्थात जो छत्र धारण करते हैं, छत्र धारण करते हैं जैसे कि राजा महाराजा, सब क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत आएंगे। प्रत्येक सेना में युद्ध करने वाला व्यक्ति वो क्षत्रिय आएगा। ठीक है, जो प्रजा की रक्षा करते हैं, तो क्षत्रिय का प्रमुख कार्य जो था वो है प्रजा की रक्षा करना, वीरता दिखाना, शास्त्रों का अभ्यास करना, युद्ध से कभी मुंह न मोड़ना और दुष्टों को दंड देने योग्य होना, ये सब क्षत्रिय की पहचान थी, क्षत्रिय वर्ण की पहचान थी। इसके बाद जो तीसरा नंबर का वर्ण आता है वो है वैश्य वर्ण। इस वैश्य वर्ण का प्रमुख कार्य था दोस्तों किसान। इसमें किसान आते थे, जो पशुपालन करते थे वो आते थे, या व्यापारी होते थे वो आते थे। तो इनका जो प्रमुख कार्य था, जो प्रमुख कार्य था दोस्तों वो था व्यापार करना, पशुपालन करना या कृषि कार्य करना। ठीक है, इनको ही और इनके ऊपर सबसे बड़ा जो बोझ था, सबसे बड़ा जो कंधे पर जो कर्तव्य डाला गया था इनके कंधे पर, वो था कि पूरे जो उपरोक्त जितने भी उपरोक्त 2 वर्ण और नीचे का 1 वर्ण, मतलब तीनों वर्णों का भरण पोषण करना इनका सबसे बड़ा दायित्व था। क्यों? क्योंकि भाई यही तो पशुपालन, कृषि, किसानी और व्यापार वगैरह सब यही करते थे। तो समाज में इतना अनाज या इतना खाद्यान्न की पूर्ति करना जितना कि उपरोक्त तीनों वर्णों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ये दायित्व इस वैश्य वर्ण का ही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण, तो शूद्र वर्ण को ऋग्वेद में देखिए स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था, जिससे ये पता चलता है कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी बल्कि कर्म पर आधारित थी। क्या कहा गया था ऐसा ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जन्म लेते ही, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण का हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक जब जन्म लेता है तो वो शूद्र वर्ण का होता है। कौन होता है? शूद्र वर्ण का होता है। बल्कि उसके बाद जो संस्कार होते हैं, जो 16 संस्कार हमने पढ़े हैं, जो 16 संस्कार होते हैं उसमें एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। तो उस उपनयन संस्कार के बाद ही उस बालक का वर्ण निर्धारित होता है कि ये कौन से वर्ण में जाएगा। और इस संस्कार के बाद ही बालक जो है दोस्तों ये आगे के जो आश्रम होते हैं जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम, उसमें प्रवेश करता था। ठीक है, तो जो ऋग्वेद में ये कथन लिखा गया था कि कोई भी बालक जन्म से शूद्र ही होता है, जब संस्कार होते हैं उसका जो उपनयन संस्कार होता है उसके बाद ही उस बालक का वर्ण निर्धारित होता है। तो ये हमें स्पष्ट तौर पर यह दिखाता है कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी बल्कि कर्म पर आधारित थी। ठीक है ना, इसी बात से पता चलता था। तो शूद्र का एकमात्र कर्म क्या होता दोस्तों? सेवा भाव करना होता है। शूद्र वर्ण का एकमात्र काम होता है उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, जो तीनों वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करना ही एकमात्र कार्य होगा किसका? शूद्र वर्ण का, जो तीनों वर्णों की विशेष रूप से ब्राह्मणों की सेवा में लगा रहे। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये आज का कंसेप्ट होता है, आज का टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट में हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में दोस्तों। आश्रम व्यवस्था पर हम डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद में इस 5वें टॉपिक के अंदर, फर्स्ट यूनिट में 5वें टॉपिक के अंदर ये जितने भी लेक्चर होने जा रहे हैं, आश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, यज्ञ, संस्कार और कर्म का सिद्धांत, ये सब लेक्चर दोस्तों बिल्कुल छोटे छोटे से होंगे, बहुत छोटे, मुश्किल से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। ठीक है, छोटे छोटे से लेक्चर के साथ में हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। चूंकि मैं चाहूँ तो एक लेक्चर में भी इनको कंप्लीट लेकर आ सकता हूँ, लेकिन दोस्तों वो इतना लंबा हो जाएगा। वो लंबा होने की टेंशन नहीं है, टेंशन इस बात की है कि कहीं आप आश्रम, पुरुषार्थ, ऋण, यज्ञ इन सबको कॉम्प्लेक्स कर दोगे अर्थात मिला दोगे,
और फिर कंफ्यूज होते फिरोगे, है ना। इसी कारण से मैं आप लोगों के लिए अलग अलग लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जिससे कि आपके माइंड में जो कंफ्यूजन घुसी है ना, ये सारी हमेशा के लिए निकल जाए। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अभी तक जुड़े हुए हैं हम लोगों से, काफी सपोर्ट आपका मिल रहा है। थोड़ा सा सपोर्ट और क्लासेस को शेयर करके करते रहें।